Hello, my dear friends. I am CA Dr. Amit Khandal and we are discussing about amendments. ये वो amendments हैं दोस्तों which are applicable for your 2020 examinations. और दोस्तों मैं बता दूं ये वो amendments हैं जो 31 अक्टूबर 2019 तक अपडेट किए गए हैं in GST, my dear friends. तो दोस्तों which are applicable for your CA, CS, CM examination. स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो अमेंडमेंट्स बताने वाला हूं that is related to your chapter number 4 in your study material and which are related to exemptions from GST। दोस्तों हमने एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो एग्जम्पशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी एंट्रीज बताई थी जहां पर जीएसटी नहीं लगता है, जहां पर आपको जीएसटी के अंदर क्या मिल जाती है, एग्जम्पशन मिल जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों वो जो चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था जीएसटी के अंदर, वहां पर वेरियस एंट्रीज आर कवर्ड और वो जितनी भी एंट्रीज होती है दोस्तों वहां पर आप लोगों को जीएसटी नहीं देना होता था। और उसके अंदर मैं जो सबसे पहला अमेंडमेंट आपको बताने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू एंट्री नंबर 7। दोस्तों सबसे पहला अमेंडमेंट एंट्री नंबर 7 में किया गया है। दोस्तों याद करो जब हम लोग एंट्री नंबर 7 पढ़ते थे तो वहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में बात होती थी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यूनियन टेरिटरी, कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस दे रही है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो डियर उस बिजनेस एंटिटी को अगर गवर्नमेंट सर्विस देती थी तो दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। यस, सही सुन रहे हैं आप, जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन वो कब नहीं लगता था? देखो दोस्तों यहां दो कॉलम है, ये तो है प्रायर टू अमेंडमेंट और ये है दोस्तों पोस्ट अमेंडमेंट। तो मैं आपको अमेंडमेंट से पहले की झलक भी दिखलाऊंगा और मैं आपको अमेंडमेंट होने के बाद की झलक भी दिखलाऊंगा। झलक दिखला जा, तो झलक जो है डियर दोनों तरफ की देखनी पड़ेगी आपको। अमेंडमेंट से पहले क्या पोजीशन थी और अमेंडमेंट के बाद अब क्या पोजीशन है, और कोई भी स्पेसिफिक अगर रिमार्क है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें दोस्तों। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की अमेंडमेंट क्लास को विच आर रिलेटेड टू एग्जम्पशन चैप्टर माय डियर फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट अगर सर्विस देती थी किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो आपने पढ़ा था डियर जब आप एंट्री नंबर 7 पढ़ते थे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में, तो वहां लिखा हुआ था कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो और चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, अगर ये गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, किसको दे रही है सर्विस, किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी जा रही है तो दोस्तों उस पर जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन वहां एक कंडीशन होती थी, याद करो, कंडीशन ये होती थी कि उस बिजनेस एंटिटी का जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, उस बिजनेस एंटिटी का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये जो एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना है ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखना है। सपोज करो डियर हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2019-2020, 2019-2020। तो अगर गवर्नमेंट 2019-2020 में किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है और उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है, अच्छा वो टर्नओवर आप कब देखोगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा दोस्तों यहां पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? दोस्तों यहां पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 2018-2019। तो ये जो हमारा 2018-2019 जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमें एग्रीगेट टर्नओवर को देखना होगा, है ना। किसको देखना होगा दोस्तों? एग्रीगेट टर्नओवर को। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है ना, या तो 20 लाख देखो या 10 लाख देखो, क्योंकि डियर अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो 10 लाख होता था और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं हो तो 20 लाख होता था। तो ऐसी सिचुएशन में डियर ये जो 1920 है इसमें गवर्नमेंट जब भी बिजनेस एंटिटी को क्या देगी, सर्विसेज देगी, तो उनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सप्लाई होते हुए भी डियर जीएसटी नहीं लगेगा, बशर्ते कि बिजनेस एंटिटी का लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 10 लाख और 20 लाख की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने आपको क्यों दे रखी थी? ये इसलिए दे रखी थी डियर, इसके पीछे रीजन ये था कि जब आप रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पर एक सेक्शन होता था 22 जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और रजिस्ट्रेशन में एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी, वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी 10 और 20 लाख थी।
उसका रीजन ये था डियर कि जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, जो माय डियर बिजनेस एंटिटीज होती हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, गवर्नमेंट जब बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वहां रिवर्स चार्ज भी पड़ा था आप लोगों ने, रिवर्स चार्ज। तो गवर्नमेंट को लगता था कि यार अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा लास्ट ईयर में, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगी। और दोस्तों अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है ना, और आप उससे कहोगे कि तू आरसीएम बेसिस पे टैक्स दे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था डियर कि जो बिजनेस एंटिटीज होती थी जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं होता था, तो करंट ईयर में उनको जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज दी जाती थी उसके ऊपर डियर जीएसटी नहीं लगाया जाता था। उसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स जीएसटी नहीं लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों अब मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट की ओर आ रहा हूं, सो बी कॉशियस, बी केयरफुल। याद करो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो थ्रेशोल्ड वाली लिमिट होती थी, थ्रेशोल्ड वाली लिमिट, और वो जो थ्रेशोल्ड की लिमिट डियर 10 लाख और 20 लाख पड़ी है आप लोगों ने, वो जो 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है, वहां पर दोस्तों एक 40 लाख की लिमिट भी आ गई थी, याद करो। क्योंकि डियर हमारे देश के बिजनेसमैन गवर्नमेंट को बोलते थे भाई 10 लाख 20 लाख तो बहुत कम लिमिट होता है, तो गवर्नमेंट ने डियर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को 40 लाख कर दिया था। याद आ रहा है आपको? अच्छा ये 40 लाख किसके लिए किया था डियर? ये ओनली गुड्स के सप्लायर्स के लिए किया था। याद करो, जो गुड्स के सप्लायर होते हैं ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट को 40 लाख कर दिया गया था, 40 लाख, है ना। और सर्विसेज के लिए ऑलवेज 20 लाख था, है ना। इट मे बी 20 लाख, इट मे बी 10 लाख। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया था किसके लिए 40 लाख लिमिट है, किसके लिए 20 लाख लिमिट है, किसके लिए 10 लाख लिमिट है। तो दोस्तों इन्होंने उसी रीजन से डियर एग्जम्पशन वाले चैप्टर में भी चेंज कर दिया। और दोस्तों जो हमारा पोस्ट अमेंडमेंट, जो हमारा बाद का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई अब ऐसा करो, ये 10 लाख और 20 लाख लिखना छोड़ो। अब इन्होंने ये बोला कि अगर गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस देती है और उस बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर इतना है कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, इट मे बी 10 लाख, इट मे बी 20 लाख, इट मे बी 40 लाख। अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हो और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है, वो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, अगर उससे ज्यादा नहीं है, तो यहां पर गवर्नमेंट उस बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विस देगी उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको चेंज करने के रीजन से यहां पर एग्जम्पशन वाले चैप्टर में भी उसका इफेक्ट डाला गया है। और जहां पर पहले 10 लाख और 20 लाख की लिमिट का ही रेफरेंस दिया जाता था, अब उस 10 और 20 लाख की लिमिट की जगह रेफरेंस ये दे दिया गया है कि अगर प्रीसीडिंग ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर इतना नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, इट मे बी 10 लाख, इट मे बी 20 लाख, इट मे बी 40 लाख, तो इन दिस सिचुएशन अगर गवर्नमेंट आपको सर्विस देगी, आप बिजनेस एंटिटी हो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं था प्रीसीडिंग ईयर में, तो आपको जब भी गवर्नमेंट सर्विस देगी डियर, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। हां सर, हमें बात समझ में आ गई। तो दोस्तों बस यही बात यहां पर बताई गई है कि भाई वो जो ये जो रिमार्क है ना, इसमें भी यही लिखा हुआ है। आप इसको एक बार नॉर्मली रीड करके देखेंगे, इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई पहले जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी वो चेंज हो गई। तो चेंज होने के रीजन से डियर इनको जहां जहां एग्जम्पशन वाले चैप्टर में, आप देखना डियर, जहां जहां एग्जम्पशन वाले चैप्टर में 10 लाख और 20 लाख की लिमिट की बात आती है, वहां पर ये लाइन आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट से ज्यादा नहीं है जो रजिस्ट्रेशन वाली लिमिट होती है, तो दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओके सर, बात समझ में आ गई। दोस्तों ऐसा ही एक
सेम अमेंडमेंट आपको एंट्री नंबर 45 में मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, ये जो एंट्री नंबर 45 है दोस्तों, ये जो एंट्री नंबर 45 है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस एंट्री नंबर 45 में हम बात करते थे लीगल सर्विसेज की। यहां पर दोस्तों हम बात करते थे लीगल सर्विसेज की। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग एंट्री नंबर 45 को देखोगे तो वहां पर आपको सर्विसेज नजर आएगी। ए पॉइंट में वो सर्विस जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई है ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई है, ठीक है। बी पॉइंट में था पार्टनरशिप फर्म, एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट वाली नजर आएगी लीगल सर्विस। और सी पॉइंट में होता था डियर सीनियर एडवोकेट जो लीगल सर्विस देता था। तो ये एंट्री नंबर 45 में सर्विसेज होती थी विच आर रिलेटेड टू लीगल सर्विस, विच आर रिलेटेड टू लीगल सर्विस माय डियर फ्रेंड। और उसके अंदर 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट जहां लीगल सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा हो, दूसरा पॉइंट होता था डियर जहां पर लीगल सर्विस एडवोकेट दे रहा हो या एडवोकेट्स की कोई फर्म दे रही हो, और वहां पर सी पॉइंट होता था जहां पर लीगल सर्विस सीनियर एडवोकेट दे रहा होता था। अच्छा, इन तीनों ही पॉइंट्स में आपने देखा होगा डियर, सर्विस किसको दी जा रही होती थी? बिजनेस एंटिटी को, है ना। कैसी बिजनेस एंटिटी को? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में अप टू 10 लाख या अप टू 20 लाख है। तो डियर जब वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ऐसे ही सेम बी पॉइंट के अंदर, अगर पार्टनरशिप फर्म या एडवोकेट की कोई भी इंडिविजुअल फर्म बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही होती थी, कैसी बिजनेस एंटिटी को? जिसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं है, 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं है डियर, मोर देन नहीं है। ऐसे ही डियर सी पॉइंट में भी सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा होता था, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा होता था। किसको दे रहा होता था? बिजनेस एंटिटी को, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं है। टर्नओवर का मतलब होता था एग्रीगेट टर्नओवर। इन तीनों ही पॉइंट्स में डियर वही चेंज किया गया है जो आपने ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज में पढ़ा था। रीजन दोस्तों, ये 10 और 20 लाख की लिमिट इसलिए होती थी क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी लिमिट 10 और 20 ही थी, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जब आप लोग सेक्शन 22 पढ़ते हो, वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट को 40 लाख भी किया गया है। 10 लाख और 20 लाख के साथ साथ डियर लिमिट को 40 लाख भी किया गया है। इस कारण से दोस्तों तीनों ही जगह पर एंट्री नंबर 45 में यह कर दिया गया कि अगर प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट से ज्यादा नहीं है डियर जो रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट होती है ना। और वो लिमिट डियर अब 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। 40 किसके लिए होती थी याद है आप लोगों को? जो एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहा हो, और उसमें कुछ स्टेट्स का भी कैटेगराइजेशन था, है ना। वही सेम पॉइंट तीनों जगह पर कर दिया गया है डियर। अब आप जब लॉ में पढ़ोगे डियर, तो अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 और 20 लाख से ज्यादा ना हो। अब आप जब लॉ को पढ़ोगे डियर, तो एग्जामिनेशन चैप्टर में आपको ये लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ये वाली कौन सी लैंग्वेज? कि भाई बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू अमाउंट इन द प्रीसीडिंग ईयर एज मेक इट्स एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो वो जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, अब उसको ऐसे लिख दिया क्योंकि गवर्नमेंट परेशान थी यार, कहां 10 बोले, कहां 20 बोले, कहां 40 बोले, कौन से स्टेट में 10, कौन से स्टेट में 20। गवर्नमेंट बोली चलो यार इस लफड़े को हटाओ और अब इसकी जगह ये लैंग्वेज फिट कर दो। तो दोस्तों हर जगह पर आपको ये लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ओके, हाँ सर हम बात को समझ गए हैं, बहुत जोर से समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली जो न्यू एंट्री मैं आप लोगों को एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में बताने जा रहा हूं डियर, दैट इज एंट्री नंबर 9AA। दोस्तों एंट्री नंबर 9AA, ये जो एंट्री नंबर 9AA है, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर।
मैं आप लोगों को बताने। तो चलिए दोस्तों, हम जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है माय डियर फ्रेंड, दैट इज अ न्यू एंट्री 9AA। दोस्तों एक नई एंट्री जोड़ी गई है 9AA, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस नई एंट्री को। 9AA में जो नई एंट्री जोड़ी गई है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर पहले एक एंट्री और होती थी जिसको हम 9A बोलते थे। एक और एंट्री होती थी जिसको हम लोग एंट्री नंबर 9A बोलते थे। क्या होता था डियर, 9A में क्या हुआ था, जैसे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है हमारे देश में, इंटरनेशनल, तो दोस्तों इंटरनेशनल जो इवेंट है वो हमारे देश में 2017 में 2017 में पहले हुआ था। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट था डियर, इसको भी फीफा ने ही ऑर्गेनाइज किया था। फीफा क्या है? फीफा डियर एक फेडरेशन है फुटबॉल एसोसिएशन का। जैसे एक हमारा क्रिकेट बोर्ड होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड होता है, ऐसे ही डियर फुटबॉल के जो मैचेस होते हैं उसके लिए जो संस्था है, जो बॉडी है, उसका नाम था फीफा। तो दोस्तों फीफा ने क्या किया था, 2017 में इंडिया में प्रोग्राम्स किए थे, इवेंट्स किए थे। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों। वो जो वर्ल्ड कप था वो कॉमन वर्ल्ड कप था, है ना। तो उसमें क्या होता था कि उस वर्ल्ड कप के अंदर जो फीफा है, फीफा एक इंस्टीट्यूशन है, तो फीफा को जो भी सर्विसेज लेनी होती थी या फीफा को जो भी सर्विसेज आगे देनी होती थी, या फीफा के जो सब्सिडरी हैं उन्हें कोई सर्विस लेनी होती थी इंडिया में, या कोई सर्विस देनी होती थी। बिकॉज दोस्तों जब कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेनी भी पड़ती है और बहुत सारी सर्विसेज देनी भी पड़ती है। तो दोस्तों पहले एक एंट्री नंबर 9A हुआ करता था। अब वो एंट्री नंबर जो 9A था डियर, वो आपको मिल जाएगा, इट मे बी अवेलेबल। लेकिन डियर वो कौन से वर्ल्ड कप की बात करता था? 2017 वाले वर्ल्ड कप की। दोस्तों ये नई एंट्री जुड़ी है, एंट्री 9AA। और दोस्तों ये जो एंट्री नंबर 9AA ऐड हुई है, मैं बता दूं डियर, ये न्यूली इंसर्टेड एंट्री है। ये पहली बार जुड़ी है डियर, पहली बार, फर्स्ट टाइम दोस्तों इस एंट्री को पहली बार जोड़ा गया है। और मैं बता दूं इस एंट्री में क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू, बाय एंड टू, मतलब सर्विस ली गई हो या सर्विस दी गई हो। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब फीफा का नाम है जी, एंड इट्स सब्सिडरी, फीफा हो या उस फीफा की कोई भी सब्सिडरीज हो जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स, रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ओ माय गॉड, यहां पर स्पेसिफिकली वुमेन्स का नाम है। दोस्तों मैं जो आपको पहले वाला एंट्री 9A की बात कर रहा था उसमें था फीफा U17 वर्ल्ड कप। अब की बार है फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। अब तो देखो भाई कोरोना आ गया है, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2020 में फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही थी कोरोना से पहले। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जीएसटी के लॉ में 9AA नाम की नई एंट्री जोड़ी गई है, जिसमें यह कहा गया है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फीफा का वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस इवेंट के लिए फीफा या उसकी किसी भी सब्सिडरी को अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विसेज लेनी पड़ी हो या सर्विसेज देनी पड़ी हो, सर्विस ली गई हो या सर्विस दी गई हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में, सर्विस ली गई हो या सर्विस दी गई हो, मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, अब यहां पर दे दी गई है एग्जम्पशन। अब यहां पर एग्जम्पशन दे दी गई है, उन सर्विसेज पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा।
बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा डियर, चाहे सर्विस टू हो या सर्विस बाई हो। आई थिंक दोस्तों समझ में आया होगा, क्योंकि डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए इस तरह की एग्जम्पशन देकर चलती है। लेकिन दोस्तों इस एग्जम्पशन के लिए एक कंडीशन जरूर जोड़ी गई है, और वो कंडीशन भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है कि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर मिनिस्ट्री, डायरेक्टर है स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों हमारे देश में जो खेल कूद मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हमारे देश में एक खेल कूद मंत्रालय है। उस मंत्रालय, उस मिनिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर स्पोर्ट्स। डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सर्टिफाई करेगा। क्या सर्टिफाई करेगा वो? कि द सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द सर्विसेज आर डायरेक्टली or indirectly related to any of the events under FIFA U17 Women's World Cup 2020। भाई आप अगर सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो, सर्विस कौन ले रहा है या दे रहा है? कौन ले रहा है, दे रहा है? फीफा ले रहा है या दे रहा है? फीफा या उसका कोई भी सब्सिडरी अगर सर्विस को ले रहा है या दे रहा है, विच आर रिलेटेड टू द इवेंट, विच आर रिलेटेड टू द इवेंट, जो इवेंट भारत में ऑर्गेनाइज होना है वुमेन्स वर्ल्ड कप, याद रखना वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो उन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वो सर्विस उस इवेंट से ही रिलेटेड थी? इसके लिए डायरेक्टर जो है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा पोस्ट है डायरेक्टर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में होता है, वो इस बात को सर्टिफाई करेगा कि हां ये सर्विस इसी इवेंट से रिलेटेड थी। जब वो सर्टिफाई कर देगा तो उन सभी सर्विसेज को जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी की तलवार हटा दी जाएगी डियर, एग्जम्पशन दे दी जाएगी। आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे, यही सेम एग्जम्पशन लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक पहले एंट्री नंबर 9A हुआ करती थी, उसमें भी थी, बस उसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं था, उसमें नॉर्मल वर्ल्ड कप था। यहां वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप है डियर, याद रखना, क्रिकेट का नहीं है। ओके सर, तो ये इसका रिमार्क दे रखा है जिसे आप नॉर्मली एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है डियर, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये मैं आप लोगों से डियर डिस्कस करना चाहूंगा। क्या है ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दोस्तों? इट इज रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री। याद करो डियर, आप लोगों ने एंट्री नंबर 14 पढ़ी थी। जब मैं आप लोगों को एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो जब हम एग्जम्पशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे डियर, तो वहां पर एक एंट्री नंबर 14 हुआ करती थी। और दोस्तों ये जो एंट्री नंबर 14 है, इसके अंदर बात होती थी होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, वॉट एवर नेम कॉल्ड, फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पजेज। तो भाई आप किसी भी अगर होटल में जाकर रुकते हो, आप किसी भी गेस्ट हाउस, क्लब, इसमें जाकर रुकते हो, और वहां पर रूम का जो किराया होता है, टैरिफ वर्ड यूज मत करना, जो भी रूम का आपको किराया देना पड़ेगा, जो भी रूम का रेंट देना पड़ेगा डियर, अगर वो बिलो होता था, बिलो किससे बिलो होता था? 1000 रुपए पर डे से। सर ये इक्विलिएंट का क्या मतलब था? दोस्तों यहां इक्विलिएंट का मतलब होता था, जैसे कई बार विदेशी लोग आते हैं, वो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, तो 1000 के बराबर जितने भी डॉलर हैं, इसलिए उसने बोला ₹1000 पर डे और इट्स इक्विलिएंट। तो इक्विलिएंट का मतलब 1000 रुपए के बराबर नहीं, वो डॉलर भी हो सकता है, वो पाउंड भी हो सकता है, वो येन भी हो सकता है। तो इंडियन जो 1000 रुपए है, इससे नीचे अगर किराया होता था, बिलो मतलब यूं समझ लो जी, अगर 999 होता था तो जीएसटी नहीं लगता था, अगर 1000 रुपए किराया होता था तो जीएसटी लगता था। यस,
और 1001 होता था तो भी लगता था। बिलो ₹1000 पर डे और इट्स इक्विलिएंट। इक्विलिएंट का मतलब 1000 के बराबर किराया नहीं, इक्विलिएंट मतलब इट मे बी इन इंडियन रुपीज, इट मे बी डॉलर्स, इट मे बी इन एनी करेंसी। तो 1000 से नीचे किराया होने पर एग्जम्पशन था डियर। अब इफ इट इज इक्वल टू 1000 रुपीज और इफ इट इज मोर देन 1000 रुपीज इट विल बिकम टैक्सेबल। दोस्तों लॉ के अंदर चेंज क्या किया है कि अब एग्जम्पशन बिलो होने पर भी मिलेगी और इक्वल टू होने पर भी मिलेगी। मतलब अगर किराया 999 है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, 1000 रुपए है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर वो 1001 रुपए हो जाता है डियर तो इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। तो दोस्तों याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कि इफ द रेंट, इफ द सर्विस, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई is equivalent to 1000 rupees or less than 1000, GST is not levied. If it is more than 1000 per day, then GST would be levied. ओके सर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई जी, है ना। अच्छा एक बात और पूछूं डियर, सपोज 1100 रुपए किराया है तो जीएसटी कितने पर लगाओगे? 100 रुपए पर लगाओगे या 1100 रुपए पर लगाओगे? अगर सपोज करो डियर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1100 तो आप जो जीएसटी लगाओगे वो 100 रुपीज पर लगाओगे या 1100 पर लगाओगे? तो द आंसर इज 1100 पर लगाएंगे, पूरे 1100 पर लगाएंगे डियर। लेकिन दोस्तों यहां मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हो सकता है डियर आप लोगों का वहां ध्यान जाए भी नहीं, और वो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक एंट्री नंबर आप चाहो तो यहां लिख भी लेना, एक एंट्री नंबर 13 भी पढ़ी थी आप लोगों ने, आप एग्जामिशन वाले चैप्टर को देखना, जहां पर हम चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की बात करते थे। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, वहां पर डियर वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते थे जो सेक्शन 12AA में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, उन चैरिटेबल ट्रस्ट की बात होती थी। दोस्तों जब आप एंट्री नंबर 13 पढ़ते हो जहां चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज की बात होती है, वहां पर मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि जितने भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, जितने भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, ये भी अगर रूम किराए पर देते हैं, ये भी अगर रूम किराए पर देते हैं तो दोस्तों वहां पर भी ये 1000 रुपए की लिमिट थी, है ना। और वहां पर अभी भी डियर बिलो ही लिखा हुआ है, वहां पर दोस्तों अभी भी बिलो 1000 पर ही एग्जम्पशन है, वहां पर अभी भी बिलो 1000 पर ही एग्जम्पशन है। मतलब अगर इफ इट इज 1000 और मोर, अगर ये 1000 या इससे ज्यादा होगा देन इट विल बिकम टैक्सेबल। तो एक एंट्री नंबर 13 है डियर, वैसे मैं जहां तक समझता हूं गवर्नमेंट को वहां पर भी अमेंडमेंट कर देना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों दोनों जगह पर 1000 रुपया है तो 1000 या उससे कम होने पर हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एंट्री नंबर 14 को तो अमेंड कर दिया लेकिन एंट्री नंबर 13 को अमेंड नहीं किया है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जामिनर यहां क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है, उसे पता है बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, यहां पर एमसीक्यू भी बन सकता है। तो जहां पर होटल की बात आएगी, गेस्ट हाउस की बात आएगी, कैंप साइट की बात आएगी, तो वहां 1000 या उससे कम अगर पर डे किराया है तो एग्जम्पशन मिलेगा, 1000 से ज्यादा होने पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही काम चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहे होंगे तो वहां एग्जम्पशन एंट्री 13 के कारण से मिलती है, लेकिन दोस्तों वहां पर लिमिट को 1000 या उससे ज्यादा होने पर टैक्सेबिलिटी है। मतलब वहां आज भी बिलो वर्ड ही लिखा हुआ है एग्जम्पशन के लिए। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके सर, बात समझ में आ गई। चलो जी, अब हम एंट्री नंबर 19A की ओर बढ़ते हैं डियर। दो एंट्रीज जोड़ी गई है, 19A 19B। दोस्तों 19A और 19B ये जो दोनों एंट्रीज हैं, इनका मैं आप लोगों को एक बार बैकग्राउंड समझाता हूं। मैं आप लोगों को डियर इसका
बैकग्राउंड समझाता हूं डियर, बात क्या है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन। सुनो जी, मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को इस एंट्री नंबर जो 19A और एंट्री नंबर 19B है, इसका दोस्तों एक बार थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड समझा देता हूं। दोस्तों एंट्री नंबर 19A पहले भी थी, अर्लियर भी थी, और वो पोस्ट अमेंडमेंट भी है। फर्क इतना सा है डियर कि पहले ये एग्जम्पशन जो मिला करती थी, इट इज अ टाइम बाउंड एग्जम्पशन। दोस्तों ये एग्जम्पशन टाइम बाउंड थी, और ये एग्जम्पशन पहले मिला करती थी अप टू 30 सितंबर 2019, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड टाइम बाउंड एग्जम्पशन। इस लिमिट को बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया गया है, और अब ये एग्जम्पशन आपको मिलेगी 30 सितंबर 2020 तक। 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें ऐसा क्या था जिसको गवर्नमेंट को 1 ईयर बढ़ाना पड़ा, और गवर्नमेंट ने इसको 1 ईयर क्यों बढ़ाया, इस बात को भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। वैसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, पर मैं कोशिश करूंगा डियर कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि इसको 1 ईयर एक्सटेंड करना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले हम एंट्री नंबर 19A और 19B को पढ़ लेते हैं। 19A और 19B क्या है, सबसे पहले 19A पढ़ो। सर्विसेज, दोस्तों सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट। ओके दोस्तों, यहां एयरक्राफ्ट है और यहां वेसल है, बस यही फर्क है। 19A और 19B में बस इतना सा फर्क है कि जब आप लोग 19A पढ़ते हो तो एयरक्राफ्ट वर्ड लिखा है, और जब आप लोग एंट्री नंबर 19B पढ़ते हो तो वहां पर वेसल वर्ड लिखा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वो सर्विस है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। देखिए दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो जी कोई बंदा है वो एक्सपोर्टर है ना, वो जो बंदा है दोस्तों वो क्या है जी, एक्सपोर्टर है। और यहां कोई बंदा है जी जो इंपोर्टर है, ठीक है। अब आप या तो वेसल से सामान भेजोगे, है ना, या जो एयरक्राफ्ट होता है, मेरे से बन नहीं रहा, उससे सामान भेजोगे। तो दोस्तों एक्सपोर्टर जब सामान को भेजेगा तो उसे एक सर्विस लेनी पड़ती है। उस सर्विस का नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दैट इज अ सर्विस, वेदर इट मे बी अवेल्ड बाय वेसल और इट मे बी अवेल्ड बाय एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों ये जो सर्विस होती थी वेसल और एयरक्राफ्ट की, इसमें सपोज करो जी मिस्टर ए की बात हो रही है। अच्छा मिस्टर ए कहां पर है, मिस्टर ए इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है। इंपोर्टर कहीं भी बैठ सकता है जी, मिस्टर बी है वो यूएसए में है, ठीक है। अब मिस्टर ए को सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देनी है ना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस होती है, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो दी जाएगी, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन देगा, इसके लिए डियर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रूल पढ़ने पड़ते हैं। याद आ रहा है आपको? अच्छा दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई में एक तो सेक्शन 12 था और एक सेक्शन 13 था। अगर आप सर्विस इंडिया में दे रहे हो, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन 12 लगता था, और अगर एक भी पार्टी इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 लगता था। सपोज करो डियर वो जो शिपिंग कंपनी है वो इंडिया की है, शिपिंग कंपनी है ना दोस्तों वो इंडिया की है, और जब शिपिंग कंपनी इंडिया की है डियर तो वो सर्विस की सप्लायर है, वो सर्विस की क्या है जी, सप्लायर है। और सपोज करो जी सर्विस मिस्टर ए ले रहा है इंडिया में, है ना, तो जब हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं, तो दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप देखोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई में ये लिखा होता है कि जो रेसिपिएंट की लोकेशन है। दोस्तों सर्विस मिस्टर ए ले रहा है और मिस्टर ए की लोकेशन इंडिया में है,
तो इसका मतलब ये होगा जी उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है। लेकिन दोस्तों ये जो सर्विस आप लेते हो, कौन ले रहा है? मिस्टर ए ले रहा है ना, मिस्टर ए ले रहा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर रखा था 19A और 19B में। बस इतना सा फर्क है कि एक में एयरक्राफ्ट वर्ड है और एक में दोस्तों वेसल वर्ड लिखा हुआ है। तो इस पे जीएसटी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था ये भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों क्या होता था कि इंडिया में जितने भी एक्सपोर्टर होते हैं, अच्छा जब आप कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, है ना, जब आप कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो दोस्तों इसे कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। हां सर, उसको जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है ना। और वो जो सप्लाई होती है डियर, उस सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है बिकॉज वो जीरो रेटेड है। लेकिन दोस्तों इस सप्लाई को करने के लिए कुछ सर्विसेज लेनी पड़ी एक्सपोर्टर को, है ना, सर्विसेज लेनी पड़ी। और आप जानते हो डियर कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिना ड्यूटी दिए गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है। अगर उसके लिए आप इंडिया में कोई भी इनवर्ड सप्लाई लोगे, आपने ली है इनवर्ड सप्लाई, दोस्तों ये इनवर्ड सप्लाई है, तो दोस्तों उस पर जीएसटी अगर लग भी जाता है तो वो एक्सपोर्टर को रिफंड हो जाता है। याद है आप लोगों को, एक्सपोर्टर जब किसी भी गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके रिलेशन में ली जाने वाली सर्विसेज का रिफंड दे देगी गवर्नमेंट। जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट भी लिया जा सकता है, और अगर क्रेडिट लेना पॉसिबल नहीं है तो एक्सपोर्टर रिफंड की भी डिमांड कर सकता है। हां सर, अब सपोज करो डियर ये जो सर्विस थी ट्रांसपोर्टेशन की, अगर इस पे जीएसटी लग भी जाएगा तो गवर्नमेंट को वापस लौटाना पड़ेगा एज ए रिफंड। लेकिन दोस्तों हमारे देश में रिफंड की व्यवस्था बहुत ही बुरी है। गवर्नमेंट टैक्स लेना तो चाहती है लेकिन जहां रिफंड बनता है वो देना नहीं चाहती। और दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी रिफंड मैकेनिज्म को लेकर। तो दोस्तों जितने भी एक्सपोर्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक रिप्रेजेंटेशन रखा कि गवर्नमेंट आप हमको टाइम से रिफंड नहीं देते हो, जिसके कारण हमारा जो जीएसटी है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने से हमको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था डियर कि इस सर्विस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है डियर, जितने एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेनी पड़ती है जिसमें एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। और अगर उस पे जीएसटी लग जाता है डियर और सरकार टाइम से नहीं देती है तो एक्सपोर्टर्स को वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वैसे भी गवर्नमेंट को देना तो था ही, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ऐसे करते हैं, अभी हमारा रिफंड सिस्टम सही नहीं चल रहा तो हम इसको फॉर अ टाइम बीइंग हम आपसे जीएसटी लेते ही नहीं है, क्योंकि पहले हम लेंगे फिर आपको देंगे और आपको देने में हम देरी करेंगे तो आप नाराज हो जाओगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था डियर, पहले इसको अप टू 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 तक इसको एग्जेम्प्ट कर रखा था इस सर्विस को। इसीलिए डियर ये टाइम बीइंग थी, कारण गवर्नमेंट को लग रहा था भाई रिफंड सिस्टम हमारा सही हो जाएगा तो उसके बाद हम एग्जम्पशन हटा देंगे। लेकिन डियर अभी भी रिफंड स्मूथ नहीं हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, 30 सितंबर 2020 तक कर दिया है डियर। तो कुल मिलाकर ये सब बातें आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बस रीजन जहां पर भी होता है बनता है मेरे समझ में आता है, मैं इसलिए बताता हूं डियर, उससे लॉ याद हो जाता है, आपको लर्न हो जाता है डियर लॉ। तो बस इतनी सी बात थी डियर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो जो टाइम बाउंड एग्जम्पशन थी उसको 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया। मतलब गवर्नमेंट ये मानती है कि 30 सितंबर 2020 के बाद इनका जो रिफंड मैकेनिज्म है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी भगवान मालिक है डियर, देखते हैं। तो कुल मिलाकर आप तो 2 बातें याद रखिएगा, एंट्री नंबर 19A और एंट्री नंबर 19B जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी एग्जम्पशन वाले चैप्टर में, जहां पर सर्विसेज पर एग्जम्पशन होती थी इन रिलेशन टू वेसल और इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट। उन सभी एग्जम्पशंस को फॉर अ टाइम बीइंग 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यस सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
चलिए जी, अब हम दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्शन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्शन है डियर, दैट इज एंट्री नंबर 22। दोस्तों एंट्री नंबर 22 जो है इसे भी अमेंड किया गया है। क्या है एंट्री नंबर 22, मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों एंट्री नंबर 22 क्या है? एंट्री नंबर 22 क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों एंट्री नंबर जो 22 है दैट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, किराए पर देना। गिविंग ऑन हायर, किराए पर देना। इट इज रेंटिंग, इट इज कॉल्ड रेंटिंग डियर। ये रेंटिंग की सर्विस है, किराए पर देने की सर्विस है, रेंटिंग। रेंटिंग की बात हो रही है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं है डियर। इट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एक तरह से किराए पर देने की बात है। जैसे आपके घर में शादी है डियर और आपको बस किराए पर चाहिए, तो आपने बस बुक करवा ली डियर, तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये वो वाली सर्विस है। दोस्तों वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है वो अलग होती है। वो तो जैसे मान लो कोई बस जा रही थी दिल्ली और आपने टिकट बुक करा लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, है ना। अभी मान लो किसी की नई नई शादी हुई है जी, है ना, और कपल हनीमून मनाने गया है, तो डियर वो जो है ना जनरल बस में जाना पसंद नहीं करेगा, जनरल गाड़ी में जाना पसंद नहीं करेगा, वो अपने लिए अलग से गाड़ी हायर करेगा। तो ये वो वाली सर्विस है ना, प्राइवेसी का चक्कर है। तो दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। आप मेरी बात को समझ गए होंगे? हाँ सर हम समझ गए। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो गाड़ियां होती हैं वो किराए पर दी जाती है, और जब गाड़ी किराए पर दी जाती है डियर, तो वहां पर भी जीएसटी के अंदर कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, और वो एग्जम्पशन डियर एंट्री नंबर 22 के रीजन से मिलती है। एंट्री नंबर 22 दोस्तों, जब आप लोग एंट्री नंबर 22 को पढ़ते हो तो उसके अंदर ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। जब आप एंट्री नंबर 22 को पढ़ते हो तो उसमें मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट पढ़ाए थे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। दोस्तों जो पॉइंट नंबर ए था, उसमें बात होती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दोस्तों, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग क्या होती है? ये जो रोडवेज होती है ना, जैसे मैं अभी यहाँ राजस्थान में रहता हूँ जयपुर में, तो हमारे यहाँ राजस्थान रोडवेज है डियर, जिसको हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बोलते हैं, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहां दिल्ली जो डीडीए है उसकी बसेस चलती होंगी, है ना। ऐसे डियर हर स्टेट में वहां की एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग होती है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि जितनी भी बसेज होती हैं जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग चलाती हैं, क्या ये सारी बसेज उस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ही होती है? नहीं डियर, वो लोग बहुत सारी बसेस किराए पर भी लेते हैं, रेंट पर भी लेते हैं, हायर बेसिस पर भी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अगर गाड़ी किराए पर लेती है, पैसेंजर व्हीकल किराए पर लेती है, और वो कैसा व्हीकल होना चाहिए डियर? जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हो, उसका सिटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा हो, मतलब बसेस की बात हो रही है, तो डियर उस पर जीएसटी नहीं लगता था, है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। और मैं बताना चाहूंगा डियर, वो पॉइंट नंबर ए आज भी है, पहले भी था। स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर गाड़ी किराए पर लेनी पड़े, बसेस किराए पर लेनी पड़े, जैसे आज मेरे पास अगर 10 बसेस है डियर, तो मैं उन बसेस को किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को हायर बेसिस पर दे सकता हूं, और जब मैं उसको हायर बेसिस पे दूंगा तो दोस्तों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा बाई एंट्री नंबर 22 क्लॉज ए, है ना। बस वो पैसेंजर गाड़ी हो और उसमें 12 से ज्यादा की कैपेसिटी हो। दोस्तों उसके अंदर एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है, ए तो पहले भी था आज भी है, एक नया डबल ए क्लॉज जोड़ दिया गया है, और डबल ए क्लॉज में यह कहा गया है डियर कि कोई भी पर्सन अगर गाड़ी किराए पर देगा, किसको देगा गाड़ी किराए पर? लोकल अथॉरिटी को। अगर आप लोकल अथॉरिटी को गाड़ी किराए पर दोगे, और गाड़ी कैसी होनी चाहिए? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल। ये वो वाली गाड़ियां हैं डियर जो आजकल बिजली से चलने वाली गाड़ी होती हैं। मीन्ट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, है ना। तो अगर कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद कर लाता है, इलेक्ट्रिक, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसेंजर कैपेसिटी वही 12 से ज्यादा हो, और उस गाड़ी को खरीदने के बाद वो बंदा अगर उसको रेंट पर दे देता है, रेंट पर, और रेंट पर किसको दे देता है, लोकल अथॉरिटी को दे देता है, लोकल अथॉरिटी को दे देता है, तो डियर ये भी एक सर्विस है और हम इस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, हम इस सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट ने डियर ये कदम प्रदूषण, पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदें और उनको किराए पर चलाएं, लेकिन डियर किराए पर किसको देना है, ध्यान रखना, लोकल अथॉरिटी को, तब ही एग्जम्पशन मिलेगा। और वो गाड़ी का जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो कितना होना चाहिए, वो मोर देन 12 पैसेंजर होना चाहिए डियर, 12 से ज्यादा पैसेंजर उसमें बैठ सकते हो। ऐसी गाड़ी, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर दिया जाएगा किसी भी लोकल अथॉरिटी को, किसी भी पर्सन के द्वारा, तो डियर वो सर्विस है पर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल को भी डिफाइन किया गया है, जिसे याद करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि एक ऐसा व्हीकल है जो चैप्टर 87 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में आता है, जो बिजली से चलता है, ये सब है। मेरे हिसाब से डियर ये आप लोगों के एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बस अमेंडमेंट था जो मैंने बता दिया। अच्छा दोस्तों, ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री नंबर 22 है डियर, इसका ए पॉइंट जो था उसके अंदर अपन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बस किराए पर देते थे, 12 से ज्यादा वाली, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था, पहले भी नहीं लगता, आज भी नहीं लगता। उसमें एक नई एंट्री जोड़ दी है कि अगर आप लोकल अथॉरिटी को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी दोगे हायर बेसिस पर जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्लॉज बी और क्लॉज सी पहले भी था, आज भी है। अगर आप कहोगे सर एक बार याद दिला दो तो मैं दिला देता हूं डियर। क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या था, क्लॉज बी में जीटीए का नाम आता था, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अगर मेरे पास ट्रक है डियर और मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी को किराए पर दूंगा तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता था, हाँ सर। और सी में होता था डियर जितने भी स्कूल होते थे, स्कूल अप टू 12th तक के जितने स्कूल होते थे, उनको अगर कोई भी बंदा बस वगैरह किराए पर देता था, किस पर्पज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनका जो फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स होते थे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम बस किराए पर देते थे, किसी भी स्कूल को, ध्यान रखना उसमें कॉलेज नहीं था, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, उसमें कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो डियर स्कूल को बस किराए पर देने पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता था। ऐसा बी और सी पॉइंट पहले भी था, आज भी है, ए पॉइंट पहले भी था, आज भी है। बस उस ए के साथ में डियर एक नया इंसर्टेशन हो गया डबल ए, जिसमें लोकल अथॉरिटी को अगर आप दोगे तो डियर लोकल अथॉरिटी को अगर आप 12 से ज्यादा पैसेंजर वाली कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल अगर किराए पर दोगे तो दोस्तों उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओके सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नई एंट्री जोड़ी गई है 24B, है ना, 24B एक नई एंट्री जोड़ी गई है। और मैं आपको याद दिला दूं डियर, मैंने आप लोगों को जब पहले पढ़ाया था तो जब आप एग्जामिनेशन लिस्ट देखोगे तो वहां एक 24 एंट्री थी, एक 24A नाम की एंट्री थी और एक 54 नाम की एंट्री थी। ये तीनों एंट्री मैंने पढ़ाई थी। अब वहां पर एक नई एंट्री 24B को इंसर्ट कर दिया गया है। दोस्तों ये एंट्री किस चीज की थी मैं बता देता हूं। यहां पर बात होती थी डियर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। दोस्तों एंट्री नंबर 24 में हम बात करते थे राइस की, चावल, जो चावल होता है डियर, उस चावल को अगर कहीं स्टोर या वेयर हाउस करवाया जाता है तो उस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता था। 24A में बात होती थी डियर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कि भाई आप जंगल में जाते हो और वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लेते हो और उन जड़ी बूटियों को आप कहीं स्टोर या वेयर हाउस में रखवाते हो, तो वो जो सर्विस होती थी डियर उस पर भी जीएसटी नहीं लगता था। और एंट्री नंबर 54 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होते हैं, जिन्हें
ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है बाय वे ऑफ कल्टीवेशन, उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। और याद करो डियर, वहां में एक बात बोलता था कि जो पैडी होती है ना, पैडी जो धान होता है उसे किसान उगाता है, कभी भी किसान राइस नहीं उगाता, वो पैडी उगाता है। पैडी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाता है डियर। फिर ये पैडी राइस मिलर्स के पास भेजी जाती है, जो एक बहुत बड़ी प्रोसेस के बाद उसमें से राइस निकाला जाता है डियर। तो राइस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाता, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि स्टोरेज और वेयर हाउसिंग अगर आप राइस का करवाओगे तो एंट्री 24 में एग्जम्पशन है। अगर माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिनको बनाया नहीं गया है, ग्रो नहीं किया है, वो तो अपने आप जंगल में जाकर आपने इकट्ठे कर लिए, उनका स्टोरेज वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी नहीं था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई सा भी हो, जब उसको स्टोरेज और वेयर हाउस करवाया जाता था तो दोस्तों उस पर भी जीएसटी नहीं लगता था। दोस्तों ये तीनों एंट्रीज आज भी हैं, पहले भी थी, लेकिन अब एक नई एंट्री, एक न्यू एंट्री को जोड़ दिया गया है और उस न्यू एंट्री का नंबर है 24B। दोस्तों 24B में भी बात हो रही है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की। अब की बार भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की बात है, लेकिन दोस्तों किसका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग? सीरियल्स, पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा जो सूखा नारियल होता है डियर उसको बोलते हैं, शुगर कैन गन्ना जो होता है, जगेरी गुड़ को जगेरी बोलते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ वेजिटेबल, फाइबर्स, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो जो डियर एक नील होती है, कपड़े में जो नील डलती है ना, उसका पौधा होता है, उसको इंडिगो बोलते हैं। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी, टी, इतने सारे नाम हैं डियर। अगर आप इनको याद कर सको तो अच्छी बात है, वरना एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लो। दोस्तों ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इनको भी अगर स्टोर करवाना पड़े, कहीं वेयर हाउस में रखवाना पड़े, तो जो स्टोर कीपर है, जो वेयर हाउस कीपर है डियर, वो आपको सर्विस देगा, आपसे सर्विस चार्ज लेगा, लेकिन दोस्तों जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। हां दोस्तों, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही होता है, तो उसको अलग से क्यों लिखा? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो 54 में ही कवर हो जाता है। दोस्तों बहुत सारी चीजें मुझे पता है 54 में कवर है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन फिर भी उन्होंने 24B में उनका नाम लिख दिया। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, शुगर कैन है, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है डियर। तो इनको तो चाहे आप पहले भी वेयर हाउसिंग करते थे तो एग्जम्पशन मिलती थी, बिकॉज ये सब 54 में कवर हो जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने डियर 24B नाम की नई एंट्री जोड़ी, उसमें भी कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन पर एग्जम्पशन पहले भी थी और अब भी है डियर, बल्कि दो एंट्रीज में है डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा टी की ओर। टी जो होती है डियर, जो चाय होती है, आपको पता है डियर टी के बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं, वहां से टी लीव्स को तोड़ा जाता है। तो वो जो चाय की पत्तियां होती हैं, जो टी लीव्स होती हैं, उनको अगर आप स्टोर या वेयर हाउस कराओगे तो उस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एंट्री नंबर 24B के कारण से नहीं, एंट्री नंबर 54 के रीजन से, क्योंकि दोस्तों वो जो टी लीव्स होती हैं, वो जो चाय की पत्तियां होती हैं डियर, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है और उनका स्टोरेज और वेयर हाउस एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एंट्री नंबर 54 के रीजन से एग्जेम्प्ट होता है। एंट्री नंबर 54 के रीजन से एग्जेम्प्ट होता है डियर। हां, लेकिन वो चाय की पत्तियां जब फैक्ट्रीज में जाती हैं और उनको प्रोसेस किया जाता है वेरियस प्रोसेसिंग्स करके, फिर उसके बाद जो चाय की पत्ती बनती है डियर, जो ब्लैक टीज होती हैं, जो लाल घोड़ा, काला घोड़ा, वहां ताज, टाटा टी, वो सब जो बनती है डियर, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि उनका बेसिक कैरेक्टर बदल जाता है ना। और उनको अगर आप स्टोर करवाओगे डियर, तो मैं आपको कहना चाहूंगा उस पर भी अब एग्जम्पशन है न्यू एंट्री 24B के रीजन से, है ना, क्योंकि वो 54 में तो नहीं आ सकते, लेकिन 24B में आ जाएंगे। तो यहां पर ये जो टी है ना डियर, ये प्रोसेस टी है, याद रखना इस बात को, ये प्रोसेस टी है ना। ओके सर, एक बात और बताऊं डियर, जैसे आलू की खेती करते हो आप, जो पोटैटो होते हैं आलू, तो डियर आलू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। आपने आलू की खेती करी, उसको धोके तैयार कर दिया, तो भी डियर वो रहेगा तो आलू।
अच्छा, आप आलू को कहीं भी वेयर हाउस कराओगे, स्टोर कराओगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एंट्री नंबर 54 के रीजन से, है ना, एंट्री नंबर 54 के रीजन से। लेकिन सपोज करो डियर, आपने आलू से बना दी पोटैटो चिप्स, अंकल चिप्स बना दी आपने उससे पोटैटो चिप्स बना दी डियर, आलू की चिप्स बना दी डियर। मुझे बताओ क्या डियर आलू की चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं, क्योंकि डियर आपने उसका बेसिक कैरेक्टर बदल दिया। अच्छा मुझे बताओ डियर, क्या आलू की चिप्स को अगर आप कहीं स्टोरिंग या वेयर हाउसिंग करवाते हो तो क्या उस सर्विस पे एग्जम्पशन मिल पाएगा? आंसर है नो, नहीं मिल पाएगा। वाई? बिकॉज आलू का चिप्स ना तो एंट्री नंबर 24 में आता है, ना वो एंट्री नंबर 24A में आता है, ना वो एंट्री नंबर 54 में आता है। और जहां तक सवाल है डियर, ये जो न्यू एंट्री 24B है, इसमें भी मुझे कहीं आलू की चिप्स नजर नहीं आती है। इसका मतलब जो आलू की चिप्स हैं उनको जब भी स्टोर करवाया जाएगा, जब भी वेयर हाउस करवाया जाएगा, हम उस पर जीएसटी लगा देंगे। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जब भी आप स्टोरेज और वेयर हाउस की बात करोगे तो आप ये जरूर देखा करो कि उसमें कौन से गुड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो गुड्स 24, 24A, 54 या जो न्यू एंट्री 24B है उसमें कवर हो रहा हो तो एग्जम्पशन दिया करो, अदरवाइज डियर इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। ओके सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। नई एंट्री की ओर बढ़ते हैं। न्यू एंट्री है डियर 29B। दोस्तों ये जो 29B है, इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा बैकग्राउंड क्लियर करना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को जब एग्जामिशन पढ़ाया था तो मैंने एक 29 और 29A नाम की एंट्री भी पढ़ाई थी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नई एंट्री और जोड़ दी है जिसका नाम है 29B। दोस्तों ये 29, 29A और 29B क्या है मैं समझाता हूं डियर। 29 में मैंने आपसे बात की थी आर्मी की, मैंने बात की थी एन मतलब नेवी की और एयरफोर्स की। तीन सेनाओं के नाम थे, आर्मी, नेवल जो सेना होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स। 29A में बात होती थी डियर स्पेसिफिकली नेवी की, केवल नेवी की बात होती थी। नेवी की एक विंग होती है डियर जिसको बोलते हैं कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड क्या होते हैं जी? पानी में जो हमारे तट होते हैं उन तटों की रक्षा करने के लिए एक अलग से विंग बनी हुई है नेवी की जिसको कोस्ट गार्ड बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारे देश के जवान हैं, आपको पता है डियर, इनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। रीजन बीइंग कि ये हमारे देश के लिए लड़ते हैं और कई बार लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं डियर, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं डियर। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे देश के जवान हैं, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो नेवी के लोग हों, चाहे वो एयरफोर्स के लोग हों, इनको इंश्योरेंस सर्विस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो एंट्री 29 और 29A थी, इसमें क्या होता था, इनके लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती थी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एक ऐसी स्कीम है डियर जिसके अंदर बहुत ही मिनिमम प्रीमियम, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पर इन सभी लोगों को इंश्योरेंस सर्विस मिला करती थी। लेकिन दोस्तों उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगा करता है, जीएसटी नहीं लगाया जाता है डियर। एंट्री 29 में भी ग्रुप इंश्योरेंस था, एंट्री 29A में भी ग्रुप इंश्योरेंस था डियर। बस इतना सा फर्क है कि एंट्री 29 में तीनों सेनाओं के नाम थे, 29A में कोस्ट गार्ड का नाम था। तो इन लोगों के जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उनमें इनको जो सर्विस मिलती है डियर, प्रीमियम देना पड़ता है, उस प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और आप अपने दिल से पूछो क्या लगना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बस दोस्तों उसी सीरीज में गवर्नमेंट ने एक नई एंट्री और जोड़ दी है जिसका नाम है 29B। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 29B में क्या है। दोस्तों 29B में कवर किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ओके डियर, पहले इसमें सेनाओं का ही नाम आता था, आर्मी का, चाहे वो था हमारी थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो। लेकिन डियर अब इसमें पुलिस का भी नाम आ गया। लेकिन ध्यान रखना डियर, ये स्टेट पुलिस नहीं है, ये हमारी सेंट्रल पुलिस है। आपको पता है डियर, हमारे देश में हर स्टेट की पुलिस होती है, यूपी पुलिस अलग है, राजस्थान पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है। लेकिन डियर आपको पता होना चाहिए हमारे देश में एक सेंट्रल पुलिस भी होती है। यस,
वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है। और मैं बता दूं डियर, वो जो सेंट्रल वाली पुलिस होती है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में होती है। जो गृह मंत्रालय है अभी जिसके मंत्री हैं हमारे अमित शाह, तो उनके अंडर में होती है डियर, वो सेंट्रल पुलिस होती है। तो दोस्तों ये जो सेंट्रल पुलिस के जवान हैं, ये जो सेंट्रल पुलिस के जवान हैं, उनके मेंबर्स को या उनको ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर जितने भी सेंट्रल जो पुलिस के जवान है डियर, उनको भी अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, उनको भी अगर कोई नॉमिनल प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस सर्विस मिलेगी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर एंट्री नंबर 29 हो, 29A हो, 29B हो, तीनों में डियर ग्रुप इंश्योरेंस का नाम आता है। बस इतना सा फर्क है, 29 में आर्मी का नाम आता है, नेवी का नाम आता है, एयरफोर्स का नाम आता है। 29A में डियर, 29A में बात नाम आता है डियर कोस्ट गार्ड का, जो नेवी का विंग है कोस्ट गार्ड। और अब एक नई एंट्री जोड़ दी गई है 29B, जिसमें नाम आता है डियर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का नाम आता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज एंट्री नंबर 35। दोस्तों एंट्री नंबर 35 की बात करते हैं। इट इज अ न्यू एंट्री, एंट्री नंबर 35, इट इज अमेंडेड, सॉरी इट इज नॉट न्यू एंट्री, इट इज अमेंडेड। दोस्तों एंट्री नंबर 35 आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, इसमें जनरल इंश्योरेंस बिजनेस होते थे बहुत सारे, आपने बहुत सारी स्कीम पढ़ी थी, और ए से लेके क्यू तक थे। आम आदमी योजना थी, उसमें कोकोनट पाम योजना थी, उसमें एक वो हट इंश्योरेंस स्कीम थी, है ना, जनता एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मतलब बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स थी। और उन स्कीम्स में जो भी प्रीमियम जमा होता था, उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगा करता था डियर, आज भी नहीं लगता। बस वो जो ए से लेके क्यू है ना, उसमें एक आर नाम का नया क्लॉज और जोड़ दिया है। इसका मतलब जनरल इंश्योरेंस स्कीम जो ए से लेके क्यू है वो तो आज भी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, क्यू के बाद डियर एक नई एंट्री है आर, और आर में लिखा है बांग्ला साक्ष्य बीमा। ये जो बांग्ला साक्ष्य बीमा है ये एक योजना है डियर, इट इज अ जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत, नाम है स्कीम का, इसके तहत जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल इंश्योरेंस है ये, जो भी प्रीमियम जमा होगा डियर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो एक और स्कीम एंट्री नंबर 35 में ऐड कर दी गई है। ओके सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक न्यू एंट्री 82A भी जोड़ी गई है, 82A, इट इज अ न्यू एंट्री माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो नई एंट्री है ना दोस्तों, दैट इज 82A, दिस इज अ न्यू एंट्री। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि हमारे देश में एक वर्ल्ड कप 2020 में ऑर्गेनाइज किया जाना था। अब तो भगवान जाने होगा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं डियर, वो जो वर्ल्ड कप 2020 जो ऑर्गेनाइज होगा उसे फीफा ऑर्गेनाइज करेगा, और इट इज अ वुमेन वर्ल्ड कप, है ना, वुमेन्स वर्ल्ड कप है डियर। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब ये प्रोग्राम फीफा ऑर्गेनाइज करेगा तो क्या इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोग टिकट्स खरीदेंगे? हाँ सर, बिल्कुल खरीदेंगे। टिकट खरीदने का मतलब है एडमिशन टू इवेंट, इट इज अ राइट टू एडमिशन। दोस्तों ये जो टिकट बेचे जाएंगे, अब तो कोरोना के कारण पता नहीं टिकट कम बिकेंगे ज्यादा बिकेंगे, लेकिन ये जो टिकट बेचे जाएंगे, हो सकता है ये इवेंट हो भी ना, हमें कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये जो टिकट की राशि है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ताकि लोग मैच देखने आए और उनको महंगा ना पड़े। टिकट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा डियर। जो एडमिशन राइट की सर्विस है डियर, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर डियर वर्ल्ड कप 2020 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात हो रही है, अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये। इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजर है जिसका नाम फीफा है डियर, वो फीफा अगर आपको टिकट, आपको एडमिशन राइट देगा, सर्विस देगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा डियर मैं पहले आपको और पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था डियर, मैंने ये पढ़ाया था कि अगर फीफा या उसकी किसी सब्सिडरी को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी सर्विस लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है डियर। ऐसे जब इवेंट होते हैं, बहुत तरह के काम करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, देनी भी पड़ती हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अगर उसको डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑथेंटिक मानेगा
तो डियर उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है विच आर रिलेटेड टू एग्जाम्शन चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखना डियर, ये जितनी भी बातें थी ये मैंने आपको सीजीएसटी में पढ़ाई, लेकिन इसकी सिमिलर पैरेलल एग्जाम्शन आईजीएसटी में भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दिस इज द एग्जाम्शन ओनली अंडर सीजीएसटी, इट मे बी अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सर्विस दे रहे हो तो वहां आईजीएसटी लगेगा। तो जितने भी नए पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, अमेंडेड पॉइंट्स पढ़े हैं, ये एप्लीकेबल होंगे आईजीएसटी में। अच्छा, सीजीएसटी के साथ अंडरस्टूड है कि ये एसजीएसटी में भी एग्जाम्शन मिलेगी, क्योंकि जो एग्जाम्शन सी में मिलती है वही एस में भी मिलती है, और ये इंट्रा का मैटर है, इंटर होगा तो भी सभी एग्जाम्शन आपको मिलेगी। ओके सर। अच्छा दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है विच आर एप्लीकेबल फॉर दिस 2020 एग्जाम्स। लेकिन दोस्तों इसके साथ में मैं आप लोगों को एग्जाम्शन वाले चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स भी बताना चाहूंगा। हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। सर्कुलर्स का मतलब होता है डियर क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर कौन इशू करता है? बोर्ड इशू करता है। सर्कुलर को चैलेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में, उसको मानने के लिए एसएससी कभी भी बाउंड नहीं होता, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स बाउंड होते हैं। दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े वो नोटिफिकेशन थे। नोटिफिकेशन सबको मानने पड़ेंगे, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो। लेकिन डियर एग्जाम्शन में कई जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको लेकर बोर्ड ने अपना क्लैरिफिकेशन दिए हैं, और वो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर भी मैं आप लोगों को अभी पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन हमारे सामने है दैट इज रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट चार्जेस। दोस्तों हम यहां पर डिलेड पेमेंट चार्जेस की बात करते हैं, डिलेड पेमेंट चार्जेस। तो दोस्तों ये जो डिलेड पेमेंट चार्जेस हैं, ये कौन से डिलेड पेमेंट चार्जेस हैं? दोस्तों जब हम कोई भी गुड्स ईएमआई के बेसिस पे खरीदते हैं, ईएमआई, भाई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ईएमआई बेस पर कार खरीद लेते हैं, ईएमआई के बेस पर मकान खरीद लेते हैं, ईएमआई के बेस पर मोबाइल खरीद लेते हैं, है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि ईएमआई के अंदर क्या होता है, वो जो ईएमआई होती है उसमें एक तो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट, और दोस्तों दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट, है ना। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट होता है उस पर तो जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट वाले पार्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है कि कोई भी बंदा अगर सप्लाई ऑफ सर्विस करेगा, जैसे बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आप लोगों को सर्विस देते हैं डिपॉजिट्स की, बोरोइंग्स की, तो उसके इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। यस, लेकिन डियर क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो कंफ्यूजन था कि अगर हम टाइमली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, अगर हम टाइमली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा दोस्तों? पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये जो पैनल इंटरेस्ट है, ये जो पैनल इंटरेस्ट है डियर, क्या इस पर भी जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा? आप फिर से मेरे क्वेश्चन को सुन लो डियर, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जब आपको सर्विस देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता डियर। लेकिन दोस्तों अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो जो पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, क्या उस पैनल इंटरेस्ट पर भी एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये समझने की बात है। तो डियर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को जब सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दिया तो वो कैसे दिया डियर, मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम इशू को पढ़ते हैं। इशू क्या था? वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन, कि भाई अगर आपने लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से जमा नहीं कराई तो क्या उसके ऊपर जो एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट लगेगा, क्या उस पर भी हमको जीएसटी देना पड़ेगा? वेदर सच पैनल इंटरेस्ट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 27। दोस्तों इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट करने की एंट्री 27 थी। तो क्वेश्चन ये उठता था कि क्या उस एंट्री के अंदर पैनल इंटरेस्ट को भी शामिल किया गया है, क्या उस पैनल इंटरेस्ट पर भी एग्जम्पशन मिलेगा? तो दोस्तों क्लैरिफिकेशन क्या आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन
which is issued by CBIC and it is applicable in your examination in 2020. दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15(2)(d), याद करो डियर, सेक्शन 15 हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकालने का। जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ते थे डियर, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को बेस बनाते थे 15(1) में, और 15(2) में डियर हमको कुछ एडिशन या डिलीशंस करने पड़ते थे। जब हम एडिशन करते थे तो 15(2) में 15(2)(a), 15(2)(b), 15(2)(c और एक मैंने 15(2)(d) पढ़ाया था। दोस्तों जब हम CGST का सेक्शन 15(2)(d) पढ़ते थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है उसके अंदर इंक्लूड होता है इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर एनी सप्लाई। सपोज करो डियर मैं किसी दुकान वाले से माल खरीद के लाया और मैं 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लाया डियर। दोस्तों मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख थी, लेकिन मैंने उसको टाइम से पेमेंट नहीं किया। दोस्तों जब मैंने उसको टाइम से पेमेंट नहीं किया तो उस गुड्स का जो पेमेंट था डियर, उसने मुझसे ये कहा मैं आपसे डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट लूंगा, और दोस्तों उसने मेरे से 10,000 रुपए और लिए। तो आपने पढ़ा था डियर, जब हम सेक्शन 15 पढ़ रहे थे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को जब हम कंप्यूट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,10,000 मानी जाती है। वहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है डियर वो 1,10,000 होती है, क्योंकि जो अदर कंसीडरेशंस होते हैं, जो लेट पेमेंट के चार्जेस होते हैं डियर, उन्हें भी बेस बनाया जाता है, उन्हें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाता है। जबकि दोस्तों एंट्री नंबर 27 जब आप पढ़ते हो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, जब आप एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर 27 पढ़ते हो, तो जब मैं सेक्शन 15 पढ़ता हूं तो वहां वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय किसी भी गुड्स को अगर आपने सप्लाई किया है, कोई भी सर्विस या गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो और उसका पेमेंट देने में सामने वाला डिले करेगा, तो उस पेमेंट के डिले पर अगर सप्लायर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लेगा, चार्ज लेगा, कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस लेगा, उन्हें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये मैंने आपको सेक्शन 15 में पढ़ाया था डियर। दूसरी ओर जो दूसरा पार्ट है डियर, वहां पर एंट्री नंबर 27 जो मैंने आप लोगों को एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में पढ़ाई थी, याद करो दोस्तों, वो जो एंट्री नंबर 27 होती थी, वो जो एंट्री नंबर 27 होती थी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का एंट्री नंबर 27, वहां पर एग्जेम्प्ट किया गया था डियर। क्या किया गया था? एग्जेम्प्ट किया गया था द सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस, so far as the consideration is represented by way of interest or discount। कोई भी जना अगर आपको सर्विस देता है, कैसी सर्विस? उधार लेन देन की सर्विस, डिपॉजिट्स, एफडी हो गई, लोन हो गया, कोई भी एडवांसेस हो गए, उनके रिलेशन में आपसे कंसिडरेशन लिया जाता है। और डियर जब कोई भी पैसा या रुपया उधार दिया जाता है तो उसके बदले में कंसिडरेशन इंटरेस्ट होता है, डिस्काउंट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाने की बात होती थी एंट्री नंबर 27 में। हां, अदर देन क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन नहीं थी, ये मैं मानता हूं, ओके। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो इंटरेस्ट होता था जिसपे एग्जम्पशन मिलती थी एंट्री 27 में, ये वो इंटरेस्ट होता था डियर जो मनी बोरोड या डेप्ट इनकर्ड वाले बिजनेस होते थे। जैसे किसी का रुपया लेन देन का काम है डियर, पैसा उधार लेने देने का काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पर होता था डियर ये सब, ये एग्जम्पशन सारी वहां पर मिलती थी। ये उस इंटरेस्ट की बात होती थी एंट्री नंबर 27 में। हां सर, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सर्विस फी, अदर चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड और डेप्ट इनकर्ड, है ना। तो ये वो बात थी डियर जो फाइनेंस वाला बिजनेस होता है, उसके इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट करने की बात थी 27 में। टू ट्रांजैक्शन ऑप्शंस इन्वॉल्विंग ईएमआई। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने 2 इलस्ट्रेशन लेकर आ रहा हूं, और ये दोनों इलस्ट्रेशन डियर आप लोगों के स्टैच्यूटरी अपडेट्स में है, सर्कुलर का पार्ट है, इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स, एग्जामिनर्स कैन आस्क द क्वेश्चंस, एग्जामिनर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके सर, क्या? पहला इलस्ट्रेशन है डियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला?
मिस्टर एक्स ने मोबाइल फोन बेचा डियर, मिस्टर एक्स मोबाइल फोन बेचता है, किसको? वाई को। ओके, द मोबाइल फोन प्राइस इज 40,000। ओके, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑप्शन दिया कि भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दियो। देखो यहां कोई फाइनेंस का काम नहीं है, यहां पर कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दी जा रही है, यहां पर गुड्स बेचा जा रहा है और इट इज मोबाइल फोन। अच्छा, उसने कहा भाई तू मेरे को 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दे देना, 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो दोस्तों 11,000 इंटू 4 अगर करते हैं तो 44,000 आता है। इसका मतलब अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा तो गुड्स की वैल्यू 44,000 होगी, और अगर वो कैश में अभी खरीद के ले जाएगा तो 40,000 होगी। अच्छा दोस्तों, उनके कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि अगर आप शेड्यूल डेट को इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो आपको एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 500 पर मंथ फॉर द डिले। 500 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा डिले चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों यहां उसने क्या किया, जो एक्स था, जो सप्लायर था मोबाइल का, उसने क्या किया डियर, 40,000 जो मोबाइल है ना, इसका बिल तो अलग बना दिया। देखो होशियारी देखो आप, उसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 40,000 का मोबाइल का बिल तो अलग बना देते हैं, इसके अलावा जो इंटरेस्ट है 4,000 का प्लस जो पैनल इंटरेस्ट है उसका इनवॉइस हम अलग बना देते हैं। तो उसने क्या किया जी, 2 अलग अलग इनवॉइस बना दिए। उसने कहा सब 40,000 का मोबाइल है, इस पर तो जीएसटी लगा लो, बाकी जो इंटरेस्ट वगैरह है उन पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे एंट्री नंबर 27 में एग्जम्पशन मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ईएमआई का मतलब क्या होता है? फिक्स अमाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, ये तो खैर आप जानते हो। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताऊं, अगर आपको किसी काम को ना करने के पैसे मिले, जब आप सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हो डियर, उसमें शेड्यूल 2 पढ़ते हो, याद करो, जब आप किसी भी काम को टाइम से नहीं करते हो, टॉलरेट करते हो और उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों इन दिस केस क्लैरिफिकेशन क्या आया, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना डियर। द अमाउंट ऑफ पैनल इंटरेस्ट, ठीक है मान लेते हैं जी गुड्स की वैल्यू तो 44,000 मानी जाएगी, लेकिन साथ में ये जो पैनल इंटरेस्ट है, द अमाउंट ऑफ पैनल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ड्यू टू द रीजंस ऑफ 15(2)(d). 15(2)(d) के रीजन से डियर इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। यहां जो भी पैनल इंटरेस्ट होगा, यहां पर जो भी पैनल इंटरेस्ट होगा डियर, उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड, इट इज मोबाइल फोन। अकॉर्डिंगली द पैनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एज इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइसिंग। आप इनवॉइसिंग का मैनर कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बिल अलग अलग बना लो, लेकिन दोस्तों इस पैनल अमाउंट को, इस पैनल इंटरेस्ट को एडिशनल कंसीडरेशन माना जाएगा, एंड ड्यू टू द सेक्शन 15(2)(d) इट शुड बी पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट शुड बी पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जबकि दूसरी ओर जो इलास्ट्रेशन नंबर 2 है दोस्तों, जबकि दूसरी ओर जो हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 2 है डियर, वहां पर अगर आप देखोगे एक्स ने मोबाइल फोन बेचा वाई को, मोबाइल फोन की कॉस्ट 40,000 थी। अच्छा, वाई ने क्या किया जी, कहीं से लोन ले लिया, क्योंकि एक्स ने तो कह दिया भाई मुझे तो 40,000 चाहिए, वाई के पास पैसे नहीं थे, वाई ने लोन ले लिया, इंटरेस्ट रेट है 2.5% पर मंथ फॉर परचेजिंग द मोबाइल। अच्छा, लोन कहां से लिया? किसी कंपनी से लिया, एबीसी लिमिटेड से। अच्छा दोस्तों, यहां फाइनेंस करवाया जा रहा है, एबीसी लिमिटेड से फाइनेंस करवाया जा रहा है। एबीसी लिमिटेड ने 40,000 रुपए एक्स को देकर खत्म किया। अब बताओ पेमेंट वाई किसको करेगा? एक्स को तो हो चुका पेमेंट, वाई पेमेंट करेगा एबीसी को। दोस्तों वहां पर अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं दोगे तो आपको एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इट इज 1.25% पर मंथ। दोस्तों यहां पर एडिशनल जो पैनल इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा रहा है फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड एबीसी। देखो यहां एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं है, यहां पर जो पैनल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो एक्स के द्वारा नहीं लगाया जा रहा, इट इज नॉट इन रिलेशन टू गुड्स, इट इज नॉट इन रिलेशन टू गुड्स, इट इज
लेविएड बाय एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड यहां पर एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट ले रहा है एंड इट इज कवर्ड बाय एंट्री नंबर 27 एग्जम्पशन। और दोस्तों जब आप एंट्री नंबर 27 को पढ़ते हो, एंट्री नंबर जब आप 27 को पढ़ते हो तो एंट्री नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है पढ़कर देखो। एंट्री नंबर 27 exempt द सर्विस by way of extending deposit, loan or advance in so far as the consideration is represented by interest or discount other than credit card। तो क्रेडिट कार्ड तो चलो नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों सर्कुलर ने ये बोला इन दिस सिचुएशन जो पैनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा एबीसी लिमिटेड के द्वारा उसे हम जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाएंगे और हम एग्जम्पशन दे देंगे, है ना। तो इंटरेस्ट हो या पैनल इंटरेस्ट हो, अगर वो कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसी अलग फाइनेंस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पैनल इंटरेस्ट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और उस पैनल इंटरेस्ट पर आपको सेक्शन 20 एंट्री नंबर 27 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। हाँ, कोई अदर सर्विस फीस है, चार्जेस हैं, वो अगर एबीसी लेती है, कोई फाइल प्रोसेसिंग फीस है, तो उस पे तो जीएसटी लगता है, क्योंकि एग्जम्पशन केवल इंटरेस्ट या कोई भी पैनल इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट वाले पार्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा, एक्स और वाई के बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ है वहां तो ओनली 40,000 पर ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि गुड्स एक्स ने 40,000 में वाई को बेचे हैं और एक्स को मिले भी उसके 40,000 रुपए ही हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहां वाला जो पैनल इंटरेस्ट है डियर, उसे हम शेड्यूल 2 का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि शेड्यूल 2 तब लगता है डियर जब आप किसी गुड्स और सर्विस को सप्लाई करो और उस गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने के बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा आपको एडिशनल और पैनल इंटरेस्ट देना पड़ता है तो डियर वो एक अलग मैटर है। यहां जो एडिशनल पैनल इंटरेस्ट है वो अलग मैटर है। तो यहां आपको 27 का एग्जम्पशन बेनिफिट मिल जाएगा। ओके सर, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट सर्कुलर, जो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है उसे भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। जो अगला क्लैरिफिकेशन है डियर सर्कुलर इस चैप्टर में, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन चार्ज बाई रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दोस्तों याद करो, आप लोगों ने एक एग्जम्पशन पढ़ी थी जिसमें कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो या कोई भी ऐसी बॉडी हो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, वेदर रजिस्टर्ड, वो अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, कॉलोनी होती है डियर, तो कॉलोनी में क्या होता है कि कुछ जो 15-20 मकान वाले होते हैं वो वहां पर एक लोकल एक एसोसिएशन बना लेते हैं और उस एसोसिएशन का काम क्या होता है डियर, वहां पर जो कॉमन फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवाना अपने मेंबर्स को। इसके लिए डियर मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है ताकि जो जनरल मेंटेनेंस होती है, कॉमन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा खर्च किए जाते हैं। उसमें कुछ चेयरमैन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह भी होती है। तो दोस्तों ऐसी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, इट मे बी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, और अगर वो रजिस्टर्ड भी है लेकिन उसका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्ट नहीं है डियर, तो ऐसी जो RWA होती है, रेजिडेंट्स की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, आपने पढ़ा होगा डियर, वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती है डियर। लेकिन जब आप एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर डियर एक बात लिखी गई थी कि ये RWA जब भी अपने मेंबर्स को सर्विसेज देगी, जब भी अपने मेंबर्स को सर्विसेज देगी तो उन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कब नहीं लगाया जाएगा डियर, जब 7500 पर मंथ पर मेंबर कंट्रीब्यूशन हो। इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी RWA अगर अपने मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेता है
और वो कंट्रीब्यूशन पर मंथ पर मेंबर अगर 7500 रुपए से ज्यादा नहीं है, 7500 से ज्यादा नहीं है, तो डियर उस कंसिडरेशन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा बाई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। आपको शायद डियर याद आ रहा होगा। हां सर हमें याद आ रहा है। अच्छा डियर, ये जो लिया जाता था ना अमाउंट, ये पता है क्यों लिया जाता था? क्योंकि आरडब्ल्यूए अपने मेंबर्स के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदता था या गुड्स और सर्विसेज को लेता था फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन द हाउसिंग सोसाइटी और ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बिल्कुल सर। तो सर फिर इसमें क्लैरिफिकेशन की क्या बात थी? ये तो हम जानते थे डियर। इसमें डियर क्लैरिफिकेशन ये है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जो पहला इशू था डियर वो ये था कि सपोज करो कोई आरडब्ल्यूए है, कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सपोज करो वहां पर बैंक्वेट हॉल है, वहां पर कॉमन सर्विसेज हैं। अगर वो मेंबर की जगह दूसरे लोगों को दे दे, मतलब जो उसके मेंबर नहीं है, बाहर के जो आउटसाइडर्स लोग हैं उनको भी अगर मान लो सर्विस दी जा रही हो, तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं मिलेगी डियर। ये एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब सर्विसेज ओन मेंबर्स के लिए हो, ओन मेंबर्स के लिए। बाहर के मेंबर्स के लिए सर्विस दोगे तो डियर चाहे 1 रुपया ही लो, जीएसटी लगेगा। वहां ये 7500 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर सपोज करो मेंबर भी है, सपोज करो मेंबर भी है, लेकिन वो कॉमन यूज वाली सर्विस नहीं है। कॉमन यूज क्या होता है डियर? जैसे कॉमन लाइटिंग होती है, कॉमन प्लेग्राउंड्स होते हैं, कॉमन बहुत सारी चीजें होती है डियर। सपोज करो वहां पर अंदर कोई बैंक्वेट हॉल है जिसमें कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है, और वो जो आरडब्ल्यूए है डियर वो अपने मेंबर्स को कंसेशनल रेट पर किराए पर देता है डियर। 7000 रुपए में देता है, 7000 रुपए में। मुझे बताओ डियर क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन यूज, इट इज स्पेसिफिक यूज टू दिस मेंबर। कॉमन यूज के लिए जो पैसे लिए जाएंगे डियर उस पर एग्जम्पशन है। कॉमन यूज क्या होता है? हर महीने का जो कॉमन लाइट का बिल होता है, जो लिफ्ट की मेंटेनेंस होती है, जो प्लेग्राउंड्स की मेंटेनेंस होती है, जो कॉमन साफ सफाई होती है डियर, जो कॉमन रंग रोगन होता है पूरी सोसाइटी का, जो कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन यूज। और वो कॉमन यूज के पैसे पर मंथ पर मेंबर अगर लिए जाते हैं और उसका चार्ज 7500 रुपए से ज्यादा नहीं है, 7500 से ज्यादा नहीं है, अपने ओन मेंबर्स से लिए जाते हैं डियर, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी बाहर के मेंबर को देने पर लगेगा। ओन मेंबर को कॉमन यूज के लिए नहीं देते, स्पेसिफिक यूज के लिए देते हो तो भी जीएसटी लगेगा। पहला डाउट आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सर। दूसरा डाउट, जो सेकंड डाउट है डियर, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों 7500 पर मंथ पर मेंबर की लिमिट तो चलो आपने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में पढ़ ली। आपने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में 7500 पर मंथ पर मेंबर की लिमिट पढ़ ली। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद करो डियर, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन की भी लिमिट हुआ करती थी। रजिस्ट्रेशन की भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी। सपोज करो डियर कोई आरडब्ल्यूए है और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं है, तो वहां पर 20 लाख की लिमिट होती थी रजिस्ट्रेशन की, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो आरडब्ल्यूए जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को अगर सर्विस देता है, लेकिन उसका टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं होता है, तो क्या आरडब्ल्यूए को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं। और एक बात बताओ डियर, जब रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है तो पहली बात तो वो जीएसटी लगाएगा ही क्यों, है ना। तो डियर मेरा आपसे क्वेश्चन है, सपोज करो डियर किसी आरडब्ल्यूए का एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लाख है, मोर देन 20 लाख। अगर किसी आरडब्ल्यूए का एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 लाख है, 20 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब अगर 20 लाख से ज्यादा है तो उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर करवाना पड़ेगा, वो लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। और सपोज करो डियर वहां जो मंथली चार्जेस हैं कॉमन यूज के, वो भी 7500 रुपए पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा हैं, है ना। दोनों बात पूरी होनी चाहिए डियर। 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो गया,
और पर मंथ पर मेंबर जो चार्जेस है वो भी 7500 से ज्यादा है। क्या दोस्तों एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं डियर, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बल्कि जीएसटी लग जाएगा। लग जाएगा डियर, लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो रजिस्ट्रेशन तो हो गया क्योंकि टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जो पर मंथ पर मेंबर वाला कंट्रीब्यूशन है वो 7500 रुपए के बराबर 7500 या उससे कम है, तो क्या जीएसटी में एग्जम्पशन मिलेगी? यस, एग्जम्पशन मिलेगी। बिकॉज माना कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए तो लाइबल हो गया, लेकिन डियर वो यहां पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेगा, क्योंकि पर मंथ पर मेंबर 7500 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो डियर यहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, यहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ओके, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो सपोज करो जी 5000 रुपए पर मंथ पर मेंबर कंट्रीब्यूशन है, और जो सोसाइटी है डियर उसके अंदर सपोज करो जी 100 फ्लैट है, 100 फ्लैट है, और 12 महीने आता है, तो अमाउंट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 लाख से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डियर, लेकिन फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पर मंथ पर मेंबर इज नॉट मोर देन 7500 और मोर देन 7500। ओके सर। अच्छा दोस्तों, अगर टोटल टर्नओवर ही 20 लाख या उससे कम हो, अगर टोटल टर्नओवर ही 20 लाख या उससे कम हो, तो पहली बात तो वो आरडब्ल्यूए अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब अगर सपोज करो डियर मंथली चार्जेस 7500 से ज्यादा हो तो भी की फर्क पैंदा है, और 7500 या उससे कम हो तो भी की फर्क पैंदा है। दोनों ही सिचुएशन में यस एग्जम्पशन मिल जाएगी, दोनों ही सिचुएशन में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा डियर। सपोज करो जी 10,000 नहीं, सपोज करो 8,000 पर मंथ पर मेंबर है, 8,000 पर मंथ पर मेंबर है, और सपोज करो जी 10 ही फ्लैट हैं सोसाइटी में, और 12 महीने का मामला है, तो कितना हो जाएगा? 9,60,000 हो जाएगा, है ना? 9,60,000 हो जाएगा भाई। पर 9,60,000 किससे कम है डियर? 20 लाख से कम है, तो हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेंगे तो चाहे हमारी कंट्रीब्यूशन 7500 से ज्यादा है तो भी हमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अब की बार हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से नहीं बचेंगे डियर, अब की बार हम रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे बच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा टर्नओवर ही टोटल 20 लाख या उससे कम है तो मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करूंगा, तो फिर मैं ये क्यों देखूं कि मेरा 7500 से ज्यादा है या नहीं, मुझे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन भी पर मंथ पर मेंबर 7500 से ज्यादा है तो ही डियर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज दोस्तों जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो आप इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला जो इशू है डियर वो क्या है? नेक्स्ट इशू सुनो मेरी बात। अगला इशू क्या है डियर? इज आरडब्ल्यूए एंटाइटल टू टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस? दोस्तों, अगर पर मंथ पर मेंबर 7500 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, अगर आपने सपोज करो जी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया और आपका जो पर मंथ पर मेंबर वाला कंट्रीब्यूशन है वो 7500 से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो आरडब्ल्यूए है उस आरडब्ल्यूए की आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। अरे भाई, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, और जो पर मंथ पर मेंबर मिलता है वो भी 7500 से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। और दोस्तों, जब आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लगेगा तो क्या इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स जो भी आरडब्ल्यूए को लेने पड़ रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस आउटवर्ड सप्लाई, बोलो बोलो बोलो, आईटीसी मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए डियर। जो सेक्शन 16 है आईटीसी का उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज योर आउटवर्ड सप्लाई इज टैक्सेबल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जब जब आउटवर्ड सप्लाई पर खून मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई पर आजादी भी मिलेगी। और जब जब आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा डियर, तो उसमें काम आने वाली इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हाँ सर, हम आपकी बात को बहुत जोर से समझ गए हैं।
दोस्तों एक और डाउट आ रहा था, एक और डाउट आ रहा था आरडब्ल्यूए के केस में, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। सपोज करो डियर, एक बंदा था जिसका नाम था मिस्टर ए, है ना, और उस मिस्टर ए के पास सपोज करो जी 2 फ्लैट हैं। मिस्टर ए ने उस आरडब्ल्यूए के अंदर 2 फ्लैट हैं, उसके 2 फ्लैट हैं माय डियर फ्रेंड। अब मुझे एक बात बताओ, जब फ्लैट 2 हैं डियर, जब फ्लैट 2 हैं और सपोज करो जी मंथली मेंटेनेंस 7,000 रुपए जाता है। अच्छा, मंथली मेंटेनेंस जो है ना दोस्तों, वो मंथली मेंटेनेंस अगर सपोज करो 7,000 रुपए जाता है एक फ्लैट का, तो मुझे बताओ जी 2 फ्लैट के कितने जाएंगे? 14,000 रुपए पर मंथ जाते होंगे। अच्छा, आदमी तो एक ही है, इंसान तो एक ही है, तो क्वेश्चन ये उठता था कि इन 2 फ्लैट को एक माना जाए या अलग अलग माना जाए पर मंथ पर मेंबर। इसको 2 फ्लैट को पर मंथ पर मेंबर डबल माना जाए या उसको कंसोलिडेट करके एक माना जाए। तो डियर मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है सीबीआईसी ने कि अगर एक जने के 2 या 2 से ज्यादा फ्लैट हैं, 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स हैं, तो उन सभी यूनिट्स को, उन सभी फ्लैट्स को ईच सेपरेट मेंबर माना जाएगा, उन्हें ईच एंड सेपरेट मेंबर माना जाएगा। और जब ईच एंड सेपरेट मेंबर माना जाएगा डियर, तो मैं बता दूं 7,000 रुपए के हिसाब से फिर जीएसटी नहीं लगेगा। 7500 तक भी है तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसको एग्रीगेट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्रीगेट करने से तो फिर वो 7500 से ज्यादा है और मिस्टर ए के ऊपर जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है डियर, मिस्टर ए चाहे इंसान एक है, लेकिन अगर उसके फ्लैट 2 हैं तो उन सभी फ्लैट्स को ईच एंड सेपरेट मेंबर माना जाएगा, ईच एंड सेपरेट मेंबर माना जाएगा। ओके सर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट सर्कुलर, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। दोस्तों उसके बाद हमारा जो 4th नंबर का सर्कुलर है, इट इज ऑल्सो ए क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन। याद करो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक एंट्री नंबर 66 पढ़ाई थी। एंट्री नंबर 66 में डियर हम एग्जम्पशन की बात करते थे इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। याद करो दोस्तों, वहां जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज होता था, उसमें स्कूल का नाम आता था, उसमें 12th तक के स्कूल आते थे, उसमें वोकेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है वो आते थे। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर वो डिग्री प्रोग्राम्स भी आते थे जो क्वालिफिकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होते थे। जैसे सपोज करो डियर, आप अगर सपोज करो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, तो ये जो तीनों कोर्स हैं डियर, इनकी जो बॉडीज हैं जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई और आजकल तो सीएमए वाली का नाम भी आईसीएआई है। दोस्तों ये जो बॉडीज हैं ये आपको कोर्स कराती हैं, आप एग्जाम देकर पास करते हो, आपको डिग्री मिलती है, और वो जो डिग्री और मेंबरशिप होती है डियर, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये एक ऐसा करिकुलम है, ये एक ऐसा सिलेबस है डियर, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, जो आपकी इंडिया में आपको एक रिकॉग्नाइजेशन देती है। तो दोस्तों मुझे बताओ, आईसीएआई या आईसीएसआई जो भी फीस आपसे लेता था इन रिलेशन टू एजुकेशनल सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता था, बिकॉज ये बॉडीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर होते थे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी स्टाफ को जो भी सर्विस देंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। ओके सर, अब प्रॉब्लम क्या थी डियर वो सुनो, प्रॉब्लम क्या थी वो सुनो। हमारे देश में डियर एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सर ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? दोस्तों जैसे कोई हवाई जहाज चलाना सीखता है तो हवाई जहाज के लिए आपको पायलट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं तो कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, अगर कोई वेसल को चलाना सीखना चाहता है, बड़े बड़े शिप चलाना सीखना चाहता है, उसको ऑपरेट करना सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे देश में इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और उन इंस्टीट्यूट्स का नाम होता है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये बड़े बड़े जो वेसल होते हैं डियर, बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, उनको चलाने की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये भी एक अप्रूव्ड कोर्स करवाते हैं। इनके जो कोर्स होते हैं डियर, वो भी अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्स कहलाते हैं।
मैरीटाइम का मतलब वेसल को चलाना, ऑपरेट करना, इनके कोर्सेज होते हैं डियर। ये कोर्सेज कौन करवाता है? मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं। तो डियर प्रॉब्लम ये होती थी कि ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स सीबीआईसी के पास गए और बोले कि हे सीबीआईसी, हमारी समस्या का निदान करो, हम जो कोर्स करवाते हैं हमारा कोर्स भी एक अप्रूव्ड कोर्स है और वो डीजी शिपिंग, डीजी कौन होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। डियर ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर होती है कि साहब हमारा कोर्स भी एक अप्रूव्ड कोर्स है और हमारे कोर्स को भी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूवल लेकर ही बनाया गया है। तो हमें सीबीआईसी इतना सा बता दो, हम इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या हम भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की परिभाषा में आते हैं? जैसे आईसीएआई आता है, जैसे आईसीएसआई आता है, जैसे आईआईएम्स आते हैं, क्या साहब हम भी आते हैं? तो डियर जो बोर्ड था, जो सीबीआईसी था, उसने डियर यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया और सीबीआईसी ने यह बोला कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तुम्हें भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं और तुम्हें भी जीएसटी लॉ के अंदर वो सारे एग्जम्पशन मिलेंगे जो आईसीएआई, जो आईआईएम्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट्स को कोर्स करवाने पर जो एग्जम्पशन मिलती है वो एग्जम्पशन अब तुम्हें भी मिलेगी। ध्यान रखना डियर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नहीं मिलेगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता है। आज अगर आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो तो मैं प्राइवेट ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आता हूं, मेरी सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज मैं कोई आपको डिग्री या डिप्लोमा कोर्स नहीं कराता हूं डियर। डिग्री कोर्स तो आपको आईसीएआई करवाता है, मैं तो केवल आपको कोचिंग देता हूं, तो मेरी कोचिंग की फीस पर तो जीएसटी लगेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर सपोज करो मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा बिल के अंदर। कहीं आप बोलो कि साहब आपके बिल में जीएसटी नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप जीएसटी एग्जम्पशन है क्या? नहीं डियर, एग्जम्पशन नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट का चक्कर हो सकता है। ओके ओके सर। नेक्स्ट, और जो लास्ट क्लैरिफिकेशन है डियर चैप्टर का, वो भी मैं आपको दे दूं। डियर जब आप किसी भी नोटिफिकेशन को पढ़ते हो, जब आप किसी भी नोटिफिकेशन को पढ़ते हो तो नोटिफिकेशन सेक्शन 11 में इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई नोटिफिकेशन इशू किया जाता है उस नोटिफिकेशन को इशू करने के बाद विद इन 1 ईयर, नोटिफिकेशन को इशू करने के बाद विद इन 1 ईयर, जैसे सपोज करो कोई नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2018 को इशू होता है तो उसको इशू होने के बाद विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर का मतलब है 30 जून 2019 तक इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन जोड़ा जा सकता है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया जा सकता है। और आपने पढ़ा था डियर कि अगर विद इन 1 ईयर कोई भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया जाएगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन जोड़ा जाएगा तो उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा डियर। उसका जो इफेक्ट होगा डियर वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, शुरू से होगा, शुरू से होगा डियर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी डियर वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो जी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंसिपल जो नोटिफिकेशन था, जो मेन नोटिफिकेशन है उसको प्रिंसिपल नोटिफिकेशन बोलते हैं। ये कब केम इनटू फोर्स आया? ये 28 जून 2017 को इशू हुआ था डियर। इशू कब हुआ था? 28 जून 17 को। लेकिन डियर इसे इफेक्टिव कब से किया गया? इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एक न्यू एंट्री जोड़ी गई 21/9/2017 को। 21 सितंबर 2017 को एक न्यू एंट्री इंसर्ट हुई डियर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, 21/9/2017 को इंसर्ट हुई। लेकिन डियर ये नोटिफिकेशन बनाया कब गया था? इशू ये नहीं है, ये इशू नहीं है डियर, सुनो, ये इशू नहीं है जी, ये तो नोटिफिकेशन डेट है। अच्छा, और इसको इफेक्टिव 1 जुलाई से किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन इंसर्ट कब हुआ लॉ में? 21/9/2017 को इंसर्ट हुआ था। नोटिफिकेशन 21/9/2017 को इंसर्ट हुआ था, लेकिन वो इफेक्टिव 1 जुलाई 17 से किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो 1 साल का टाइम गिना जाएगा ना वो 1 जुलाई से नहीं गिना जाएगा,
इफेक्टिव कब से किया वहां से नहीं गिना जाएगा, जिस दिन इंसर्ट किया है वहां से 1 साल गिना जाएगा। अब सपोज करो जी 21/9/2017 से अगर मैं 1 साल गिनता हूं तो 20/9/2018 आता है ना। अब सपोज करो जी गवर्नमेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन जोड़ा और एक्सप्लेनेशन इस एंट्री नंबर 3 में जोड़ा डियर, और वो कब जोड़ा, 26 जुलाई 2018 को। अच्छा, ये जो 26 जुलाई 2018 है डियर, वो 1 साल की टाइम लिमिट में है। तो मुझे बताओ डियर कि ये जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है विद इन 1 ईयर, इसका इफेक्ट कहां से होगा डियर? इसका इफेक्ट 21/9/2017 से होगा या 1 जुलाई 17 से होगा या 27 जुलाई से होगा? कहां से होगा डियर? तो लॉ ने बोला कि जब आप विद इन 1 ईयर कोई भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते हो तो उसको इफेक्टिव 21/9/2017 से किया जाएगा। मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है, ऑल्दो द इफेक्टिव डेट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, द इफेक्टिव डेट mentioned in the notification which inserted explanation 27 July 2018, explanation will be effected from the inception of the entry in the notification। आपने जिस दिन 21/9/2017 को नोटिफिकेशन इंसर्ट किया था वहां से उसको इफेक्टिव माना जाएगा, ना कि 27 जुलाई 2018 से, है ना। 27 जुलाई 2018 से नहीं, 27 जुलाई 2018 से नहीं, बल्कि उसको 21/9 से इफेक्टिव माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है जी, जब भी आप कोई नोटिफिकेशन इशू करते हो, आपने नोटिफिकेशन 21/9/2017 को इशू किया है ना। आपने 21/9/2017 को नोटिफिकेशन इशू किया है, चाहे वो इफेक्टिव कभी से भी हो, चाहे वो मेजर नोटिफिकेशन, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन इफेक्टिव 1 जुलाई से हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो इशू से 1 साल गिनना है, और इशू से जब हम 1 साल गिनेंगे और कोई एक्सप्लेनेशन अगर जोड़ा जाएगा, और यहां जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है डियर, वो जोड़ा गया है 26 जुलाई 2018 को, ये एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। लेकिन डियर इस 26 जुलाई वाले एक्सप्लेनेशन को इफेक्टिव यहां से माना जाएगा, है ना, यहां से माना जाएगा, यहां से नहीं बल्कि यहां से माना जाएगा। क्योंकि डियर अगर मैं 1 साल यहां से गिन लूंगा तो 1 साल खत्म हो जाएगा, तो फिर 26 जुलाई को 26 जुलाई से गिनना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जिस दिन वो इशू होता है, जिस दिन वो इंसर्ट होता है, वहां से 1 साल की टाइम लिमिट गिनी जाती है, और इस 1 साल की टाइम लिमिट में उसे 21/9 से इफेक्टिव माना जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये सर्कुलर क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट एग्जामिशन वाले चैप्टर में जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे विच आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उन सभी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स को क्लियर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि दोस्तों इससे रियली में मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बेल आइकन हिट करो, क्योंकि डियर जितने आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद करते हो, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है। दोस्तों प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए नए जो और वीडियोस हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें दोस्तों। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।